बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कड़कड़ाती ठंड के बीच जोरों की बर्फबारी हो रही थी। तभी हाईवे से कट मारते हुए सरसराते हुए एक गाड़ी मुर्दा घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही उस गाड़ी के दोनों ही दरवाजे खुल गए। उसमें से एक औरत प्रियंका और एक आदमी मोहन निकलकर सीधे मुर्दा घर के अंदर भागे, जहां पहले से ही एक इंस्पेक्टर रोहित मौजूद था और उसके साथ ही उस मुर्दा घर का इंचार्ज भी, जो नशे में धुत बीड़ी पी रहा था। इंचार्ज बोला, तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, लाश दिखता हूँ। इंस्पेक्टर ने फिर से बोला, ए पागल हो गया है क्या? कैसी बात कर रहा है तुम? बच्चा मरा है उनका। इंचार्ज फिर से बोलता है, साहब यह रोज किसी न किसी का कोई मरता रहता है, किस किस का ख्याल करूं? इंस्पेक्टर साहब फिर से बोलते हैं, चर्बी चढ़ तुझे, चल साइड हट। इंस्पेक्टर उस आदमी और औरत से माफी मांगते हुए कहता है, आइए इधर आइए। इंस्पेक्टर माफी मांगते हुए उन्हें सफेद चादर से ढकी लाश के पास ले गया। प्रियंका बोली, आपने तो अस्पताल के लिए कहा था और अब मुर्दा घर में एक लाश के पास खड़ा कर दिया है। यह कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? विक्रम को तो अब अभी तक एक हफ्ते पहले हॉस्टल छोड़कर आए थे। वह कितना खुश भी था वहां, अब यूं यहाँ मुर्दा घर में क्या करने आए हैं हम? मोहन बोलता है, प्रियंका संभालो अपने आप को, इन्होंने बस चेहरा पहचानने को ही बुलाया है। बस मोहन प्रियंका को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस ने लाश के मुंह से चादर हटाई, जिसे देखते ही प्रियंका अपने बेटे विक्रम का नाम लेकर चीखते हुए रोने लगी। जवान बेटे की लाश को देखकर मोहन भी अपने आप रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर न जाने क्यों मोहन को क्या सूझा, जो सीधा उठा और इंस्पेक्टर के गिरबान को पकड़ते हुए दीवार में सटा दिया। मोहन फिर से बोला, बता बता क्या हुआ मेरे बेटे के साथ? बोल, वरना यहीं खड़े खड़े तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। मोहन के यूं बदतमीजी पर उतर जाने के बाद इंस्पेक्टर, जो अब तक शांत था, वह एकदम से भड़क उठा। फिर मोहन ने हाथों को झटकाते हुए कहा, इंस्पेक्टर होश में रहकर जवान बोलिए। मोहन खन्ना, मैं आपके टुकड़ों पर पड़ने वाला कुत्ता नहीं हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगा। अगर अभी आपने अपना बेटा नहीं खोया होता तो मैं आपको बताता कि खड़े खड़े और भी क्या करा जा सकता है। खैर, आपके बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे बरामद हुई है। प्रियंका, मेरा बेटा पढ़ने गया था वहां और अब लाश बनकर लौटा है। आखिर ऐसा क्या होता है वहां? इंचार्ज बोला, मौत का तांडव होता है वहां। यह कोई पहली लाश नहीं है जो वहां से आई है। पहले भी कई मौत हो चुकी है वहां, पर गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। जिसे भी कोशिश की मौत की हो पाई। इंस्पेक्टर बोलता है, खन्ना सर, आपसे वादा रहा, यह गुत्थी मैं ही सुलझाऊंगा और तुम्हें जेल तक पहुंचाकर ही दम लूंगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो। इंचार्ज बोलता है, जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश, बाकी समझदार तो दूर ही रहते हैं वहां से। इतना कहता हुआ मुर्दा घर का वह इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते इंस्पेक्टर को यह चुनौती भी दे गया कि वह क्या कोई इस केस को नहीं सुलझा सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही रहस्यमयी लोग थे। लेकिन इंस्पेक्टर भी अब यह ठान लेता है कि अब वह सच का पता लगा कर ही रहेगा। इसलिए वह अगले ही दिन हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पहुंचते ही उसे बहुत अजीब लगा और वह सोचने लगता है कि एक पहाड़ी के अंत में यूं खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता है? भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है, वह भी खन्ना जैसे लोग? हॉस्टल को देखते ही वीरान जगह लगती थी। रोहित हॉस्टल में जा ही रहा था कि तभी उसे हॉस्टल का एक चौकीदार रोकता है। चौकीदार बोला,
कहाँ चले बाबू? फिर से रोहित बोलता है, हॉस्टल में एडमिशन लेना है। चौकीदार बोलता है, एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता है। फिर से रोहित बोलता है, क्या दिन में कोई काम नहीं होता? क्यों? फिर से चौकीदार साहब बोलते हैं, अरे नहीं होता मतलब नहीं होता है। क्या क्यों कैसे? ज्यादा सवाल ना करो बाबू, चले जाओ। फिर से रोहित बोलता है, बड़े अजीब नियम कानून है। रोहित ने अभी अभी अपनी पूरी बात भी नहीं की थी, इतने में वह चौकीदार वहां से निकल गया। रोहित ने भी सोचा अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे मिजाज से काम लेना होगा, इसलिए वह रात होने का इंतजार करने लगा। वहीं हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है और वहां कोई हलचल नहीं होती। यहाँ तक कि शाम के बाद रात ने भी अपनी घनघोर चादर ओढ़ ली थी, लेकिन हॉस्टल अब भी उतना ही वीरान था जैसे वहां कोई रहता ही न हो। रोहित को अब यकीन होने लगा था कि इस हॉस्टल में अब कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वह भी वहां से निकलने को होता है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। चौकीदार बोलता है, कहाँ जा रहे हो बाबू, अंदर आ जाओ, एडमिशन नहीं करोगे? रोहित को यह आवाज जानी पहचानी लगी। पीछे मुड़कर देखा तो अंदर वही चौकीदार था जो सुबह बाहर था, और रोहित तो पूरी दिन बाहर बैठा था, फिर वह चौकीदार अंदर कब गया? चौकीदार साहब बोले, ज्यादा सोचो ना बाबू, एडमिशन लेना है तो अंदर आ जाओ। रोहित उस चौकीदार के पीछे पीछे चल देता है, पर गेट से लेकर अंदर रिसेप्शन तक जाते हुए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। सबसे पहले तो रोहित यह देखकर दंग रह गया कि अब तक जो हॉस्टल पूरी तरह से अंधेरे की चपेट में था, उसके हर कमरे में लाइट चली जा रही थी और खिड़कियों से परछाइयां साफ नजर आ रही थी, जैसे अंदर कोई न कोई है। पर भला ऐसा कौन सा हॉस्टल है जहां दिन में कोई नहीं और रात में इतना हलचल है? हॉस्टल के रिसेप्शन पर चश्मा लगा एक मोटा हट्टा कट्टा इंसान बैठा था। चौकीदार साहब ने, बाबू एडमिशन लेने के लिए आए हैं, मैं चलता हूँ। दरवाजे पर रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी ने बिना कुछ कहे एक फॉर्म और रूम नंबर 307 की चाबी आगे बढ़ा दी, और रोहित कुछ पूछने को हुआ ही था कि उस आदमी ने उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया जहां रूल्स बोर्ड लगा हुआ था। रोहित रूल्स बोर्ड के पास पहुंच गया। पहले रूल्स को पढ़कर उसका दिमाग घूम गया। उस बोर्ड पर पहला रूल्स था कि यहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। दूसरा यह कि भूलकर भी किसी के कमरे में न जाएं और न ही किसी को आने दें। तीसरा यह कि एक बार अपने कमरे में जाने के बाद बाहर न निकलें। रोहित, यह कैसे रूल हैं? जोर से कहते हुए रोहित जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, वहां कोई न था, न ही दूर मेन गेट पर चौकीदार और न ही रिसेप्शन पर वह आदमी। रोहित बिना कुछ और सोचे अपने कमरे की ओर चल दिया। रास्ते में सभी कमरे ऐसे ही बंद थे जैसे वहां कोई नहीं रहता। फिर वह अपने कमरे 307 में पहुंचकर अपना बैग रखकर अपने कमरे को चारों तरफ से देखने लगा। तभी बाहर से जोर से किसी की चीखने की आवाज आई और रोहित उसी चीख के पीछे अपने कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसने कोई नहीं दिख रहा था। हॉस्टल की लाइटें अब पहले की तरह शांत थी, बल्कि थरथरा रही थी। इधर रोहित ने यह सोचकर हैरान था कि इतनी तेज चीख सुनकर भी सब कुछ शांत कैसे था, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। कोई अपने दरवाजे को खोलने को तैयार ही नहीं था, इसलिए रोहित खुद अपने सामने के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। रोहित भाई, मैं रोहित इस हॉस्टल में नया आया हूँ, जरा दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रोहित तीसरे फ्लोर के सभी कमरों के दरवाजों को आजमा लेता है, पर कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं था। फिर अंत में वह एक दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देता है। अंदर कमरे का हाल ऐसा होता है कोई आग लगी हो। जमीन पर एक
कंकाल पड़ा था जिसका आधा शरीर जला हुआ था। रोहित उल्टे पांव बाहर निकलता है, तभी देखता है कि इस पूरे हॉस्टल में आग लगी हुई थी और कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा था। जिन कमरों में दस्तक देने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था, अब हर कमरे से दरवाजा खोलने को अंदर से कोई चीज रहा था, मदद मांग रहा था कि दरवाजा खोलो। अंदर आग लगी है पर उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। रोहित ने जैसे ही एक दरवाजा खोलने की कोशिश की, तभी आग की एक लपट उसकी तरफ बढ़ी और उसके कपड़ों में आग लग गई। रोहित शरीर पर लगी आग की लपटों को बुझाते हुए ऐसे घबरा गया कि वह कब सीढ़ियों पर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला और तभी वह सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे गिर गया। उसके कपड़ों पर लगी बुझी आग पर अब वह पूरी तरह से घायल हो गया था। दर्द से कराते हुए उठ वहीं खड़ा था। तभी उसकी नजर चौकीदार पर गई और वह उसी की तरफ बढ़ गया। रोहित ने उसे आवाज भी दी पर वह पीछे मुड़ा ही नहीं, बस भूत बने आग को देखता ही रहा और उसके आगे उस रिसेप्शन वाले आदमी की आधी जली लाश पड़ी थी। रोहित बोला, चाचा क्या हो रहा है यहाँ, और यह आग यहाँ कैसे लगी और इन्हें क्या हुआ है? अरे किसी को मदद के लिए कोई क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? चौकीदार बोलता है, मदद के लिए बहुत देर हो गया है बाबू, अब तो यह आग रोज चुभन बनकर सीने में जलती है। इतना कहते ही वह चौकीदार पीछे मुड़ा और रोहित होश में उड़ गए क्योंकि वह भी बुरी तरह से जला हुआ था। रोहित, अरे यह क्या हुआ? आपको चलिए यहाँ से निकलते हैं और हॉस्पिटल में चलते हैं। चौकीदार बोलता है, बाबू मुर्दों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। रोहित बोलता है, मतलब? चौकीदार बोलता है, मतलब जानना है बाबू तो यह देखिए फिर। इतना कहते ही चौकीदार रोहित को गिरेबान से पकड़कर उसे अपने कॉरिडोर की सबसे आखिरी दीवार पर सटा देता है और फिर हर कमरे में लाशें किसी ज़ॉम्बी की तरह बाहर निकलने लगती हैं और धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगती हैं। पर रोहित दीवार में ऐसे चिपक गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। रोहित बोला, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? अरे तुमने तो उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा जिसे तुमने कल मारा था। चौकीदार रोते हुए बोले, क्यों छोड़ना बाबू, क्योंकि छोड़ता बताइए, जब हम लोगों को जिंदा जलाकर मारने वाला भी एक बच्चा ही है। बात दरअसल करीब 6 साल पहले की है, जब इस इलाके में सिर्फ एक ही हॉस्टल था, विक्टोरिया हॉस्टल। काफी नाम था इस हॉस्टल का, जिसे देखते हुए किसी और ने भी यहाँ एक नया हॉस्टल खोला जिसका नाम भी विक्टोरिया हॉस्टल रख दिया। और जब पुराने विक्टोरिया वालों ने इस विरोध किया तो उन्हें कहा, ठीक है, कल से आप सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल देखने को मिलेगा। उसकी इस बात को सुनकर विक्टोरिया हॉस्टल वाले निश्चिंत हो गए। उन्होंने सोचा कि वह हॉस्टल का नाम बदलकर कुछ और रख लेंगे। क्या करेंगे, क्या कहेंगे, यह अगली सुबह पता चल ही जाएगा। लेकिन उस सुबह से पहले एक रात आई और उसी रात विक्टोरिया हॉस्टल में एक नया लड़का एडमिशन लेने आया। रिसेप्शन से उसे कमरा नंबर 307 दे दिया गया, इस बात से अनजान कि यह लड़का नए हॉस्टल वालों ने भेजा है, जिनसे आधी रात में पहले हॉस्टल के सभी कमरों में भर से बंद करा और फिर उसे हॉस्टल में आग लगा दी, जिसे वार्डन और चौकीदार भी नहीं रोक पाए। अब उस आग में झुलसकर मर गए। अब उन्हें क्या पता था कि कल से सिर्फ एक विक्टोरिया हॉस्टल देखने को मिलेगा। इसका मतलब था सबसे लेकर आज तक जो भी रात को विक्टोरिया हॉस्टल की तलाश में निकला, उन्हें यही विक्टोरिया हॉस्टल मिला और बदले में मिली उन्हें मौत। क्योंकि विक्टोरिया हॉस्टल में जिसने आग लगाई थी वह तो बच निकला, लेकिन जो भी रात को यहाँ आता है वही विक्टोरिया हॉस्टल में मरे सभी लोगों की नजरों में वह भी
उनका हत्यारा बन जाता है। ऐसे में इंस्पेक्टर रोहित क्या हुआ होगा यह बताने की जरूरत तो नहीं है ना। यह कहते हुए इंस्पेक्टर चौकीदार को समझाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ। दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।